हेलो फ्रेंड्स, 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया विच इज़ नोन एज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसको हम शॉर्ट में रेरा बोलते हैं। ये रेरा आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी? आप सभी जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें कहीं ना कहीं होम बायर्स, प्रॉपर्टी बायर्स, उनका बहुत बड़ा एक स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर अपने आप में एक सही मायने में ऑर्गेनाइज्ड या वेल रेगुलेटेड सेक्टर नहीं था, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन या कंट्रोल बनाने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई। और सबसे खास बात, रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से बूस्ट किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। और इन शॉर्ट में कहूँ तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हैं इसके। सबसे पहली चीज़ एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्यों रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और अगर ट्रांजैक्शंस एफिशिएंट नहीं होंगी, फास्ट नहीं होंगी, प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, तो पैसे का मिस यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हो सकता है। और कहीं अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो भी कहीं ना कहीं फ्रॉड्स या चीटिंग्स होती हैं, और जो होती रही हैं अक्सर। तो उस पर पहला मेन पर्पस ये था। सेकंड थिंग कि जो कस्टमर है बड़ी मुश्किल से अपना पैसा लगाता है एक अपने ड्रीम होम के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एंड थर्ड इज, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कैसे टाइमली रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि पहले नॉर्मली क्या होता था कि कोई डिस्प्यूट होता था, आप कोर्ट अप्रोच करते थे तो आपके केसेस सालों तक चलते थे। तो इसलिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जरूरत पड़ी। जैसे मैं बात करूं, शेयर मार्केट में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी की जरूरत थी, जो कि इस एक्ट के माध्यम से दी गई। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल होंगे, थोड़ा और बारीकी से हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहली बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। आज एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बेचने से पहले उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना प्रॉपर्टी का बहुत जरूरी है। इवन बेचना तो छोड़िए, इवन एडवर्टाइज करने से पहले, विज्ञापन देने से पहले भी उस प्रॉपर्टी का रेरा के अंडर रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और उस रजिस्ट्रेशन में बिल्डर को हर तरह की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। और उन डिटेल्स में जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट प्लान की बात करो, लैंड टाइटल की बात करो, गवर्नमेंट अप्रूवल्स की बात करो, कंप्लीशन शेड्यूल कि किस किस स्टेज पे क्या कैसे कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लेआउट की बात करो, ये सब कुछ उसमें मेंशन करना पड़ता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को भी एक्सेसिबल होती है, कस्टमर भी उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। तो एक पारदर्शिता आती है, एक ट्रांसपेरेंसी, ताकि डीलिंग्स बड़ी ट्रांसपेरेंटली हो सकें। नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। रेरा के अंडर रजिस्टर होने के बाद प्रोजेक्ट को एक बिल्डर को एक प्रॉपर टाइमलाइन देनी पड़ती है कि ये प्रोजेक्ट इस टाइम के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्यूरेट डेट देनी होती है। और अगर बिल्डर कहीं फेल करता है उस टाइम के अकॉर्डिंग डिलीवर करने को अपने प्रोजेक्ट को, तो उसको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेनल्टी पे करनी पड़ती है कस्टमर को, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कस्टमर पे कर रहा है। एक्चुअली ये क्लॉज पहले भी एग्रीमेंट्स में हुआ करता था। कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता था तो उसको काफ़ी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। बट अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता था तो वो या तो कोई पेनल्टी नहीं होती थी उसके ऊपर, अगर होती भी थी तो बहुत नॉमिनल होती थी। बट रेरा के अंडर इन दोनों को बराबर कर दिया गया है कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कस्टमर पे कर रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज बिल्डर भी इंटरेस्ट पे करेगा कस्टमर को। नेक्स्ट इज सेपरेट एस्क्रो अकाउंट। आज एक बिल्डर कस्टमर से जो भी पेमेंट कलेक्ट करेगा उसका 70% अमाउंट उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। एक सेपरेट बैंक अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। वो 70% जो अमाउंट होगा वो होगा टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, ताकि इन केस बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो वो पैसा सेव पड़ा हुआ है, उस पैसे से कोई भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कस्टमर को टाइमली दे सकता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है
कि पहले बिल्डर क्या करते थे, कस्टमर से पैसा लेते थे एक प्रोजेक्ट के लिए, उसी पैसे को डाइवर्ट करते थे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, उससे पैसे का कहीं मिस यूटिलाइजेशन होता था। इस तरीके से पैसे का डाइवर्शन खत्म हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट के जो पैसा कलेक्ट होगा उसी प्रोजेक्ट पे ही पूरा किया जाएगा, उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज कारपेट एरिया। पहले बिल्डर कस्टमर को अपार्टमेंट बेचने के टाइम अलग अलग एरियाज प्रेजेंट करते थे, फॉर एग्जांपल बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, जिससे कस्टमर कंफ्यूज होता था। पर रेरा के अंदर कारपेट एरिया को प्रॉपर डिफाइन कर दिया गया है, एंड विच इज नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। मीन्स एक कस्टमर को जो प्रॉपर फ्लोर एरिया यूज करने को मिलेगा, इसमें जो अपार्टमेंट है उसके जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, कोई एक्सक्लूसिव बालकनी है, वरांडा है, कोई शाफ्ट एरिया है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। पहले सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया में सब चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती थी, जिससे कस्टमर को एक सुपर एरिया बहुत बड़ा बताया जाता था और कस्टमर को उन सब चीज़ों का भी पे करना पड़ता था जो वो यूज़ नहीं कर रहा, जो उसको नहीं मिली है। तो इसके अंदर कारपेट एरिया को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है। ऑफ कोर्स ये बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इज बायर्स राइट इन केस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस। अगर बिल्डर कहीं ना कहीं अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, फॉर एग्जांपल टाइमली डिलीवरी नहीं देता है, या और किसी तरह की सर्विस या जो भी क्वालिटी उसको कही थी वो किसी में भी डिफॉल्ट करता है, तो आज कस्टमर के पास एक राइट है कि वो अपना एडवांस जो भी उसने दिया है पूरा का पूरा एडवांस रिफंड क्लेम कर सकता है, इवन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। अगर उसकी वजह से, उस डिफॉल्ट की वजह से कहीं उसको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस का भी कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं उस प्रोजेक्ट में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, यानी कि ढांचे में कोई किसी तरह की कमी है, या क्वालिटी के साथ कुछ कंप्रोमाइज किया गया है, या कुछ प्रोविजंस सर्विसेज के थे, जैसे फॉर एग्जांपल सीवेज की बात करूं, वाटर की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, फायर फाइटिंग की बात करूं, जो भी सर्विसेज सेल एग्रीमेंट में मेंशन की गई थी उसमें किसी में भी कुछ कमी है, तो कस्टमर अगर विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर अगर उसका नोटिस बिल्डर को देता है, तो बिल्डर को विद इन 30 डेज उस कमी को दूर करना होगा, और वो भी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग इज नो प्री सेल्स। नो प्री सेल्स जैसे पहले भी बता चुका हूं कि रेरा में रजिस्ट्रेशन से पहले एक बिल्डर या डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को बेच नहीं सकता। बेचना तो छोड़िए, एडवर्टाइज भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट भी जो करेगा उसमें भी रेरा नंबर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स उसको सबसे पहले इस फॉर्मेलिटी को, यानी कि अपने आप को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर अपने प्रोजेक्ट को लाना होगा। नेक्स्ट थिंग इज एजेंट्स रजिस्ट्रेशन। इवन जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं जो उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को, उनका भी रेरा के अंडर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ताकि उनको भी कहीं एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में लाया जा सके। सबसे खास बात कि अगर ये सब कुछ होगा तो डिस्प्यूट्स वेरी मच पॉसिबल किसी तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करने के लिए इस रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डेवलप की गई है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आज कोई भी डिस्प्यूट अगर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने लाया जाता है तो विद इन 60 डेज 60 दिन के अंदर अंदर उस डिस्प्यूट को प्रॉपरली एडजुडिकेट करना होगा। मीन्स प्रॉपर फैसला, प्रॉपर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को। और अगर कोई भी पार्टी उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन और भी होती है कि विद इन 60 डेज आप रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एक एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको अपील फाइल कर सकते हो। और अगेन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा उसको भी विद इन 60 डेज उस अपील को डिस्पोज ऑफ करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको प्रॉपर रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, कारण बताने होंगे।
इसका मतलब क्या है कि पहले जो हमारे कोई डिस्प्यूट्स होते थे कोर्ट में, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते थे, आज की डेट में ये रेरा आने से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और इसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में बहुत फास्ट इनका ट्रायल होता है, बहुत फास्ट एडजुडिकेशन होता है, बहुत फास्ट प्रॉब्लम को, आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। तो आई होप इस इंफॉर्मेशन से आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे रेरा को। और मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप समझदार बनिए, बी वाइज, इन्वेस्ट सेफ, अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत सुरक्षित तरीके से खर्च करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया पैसा होता है आपका। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।